नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट एंड मॉनसून के बारे में, जो कि जियोग्राफी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो हमें गाइस करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बारे में। तो गाइस आपको इसका सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द क्लाइमेट एक्सपीरियंस वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। जलवायु वर्ष भर गर्म तापमान का अनुभव कराती है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो गाइस इस स्लाइड में जो है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के कुछ फीचर्स बताए गए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। तो पहला फीचर है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट या फिर ट्रेड विंड लाइटरल क्लाइमेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की जगह ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट या फिर ट्रेड विंड लिटरल क्लाइमेट आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होगा। सेकंड है, दीज क्लाइमेट्स आर बेस्ट डेवलप्ड, मतलब कि ये अच्छी तरीके से कहाँ पे होते हैं या फिर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो कुछ कंट्रीज हैं, उनका नाम है इंडिया। इंडिया में अच्छी तरह पाए जाते हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, साउथ चाइना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। पेपर से आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है, यहाँ पर बताया कि बेस्ट डेवलप्ड कौन सी कंट्री में होते हैं। तो आपसे पेपर्स में क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि कौन सी कंट्री में ये जो है अच्छी तरीके से नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे बेस्ट डेवलप नहीं होते हैं। तो आपसे जो है ऑप्शन में 4 कंट्री के नाम डाल देंगे, जिसमें पहले डाल देंगे इंडियन, म्यांमार, थाईलैंड, और जो चौथा जो डालेंगे वहाँ पे नहीं होता होगा। जैसे मान लीजिए रशिया डाल दिया, पाकिस्तान डाल दिया, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पर ये नहीं होता। तो आप उसमें उसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन, म्यांमार और थाईलैंड में तो होते हैं, बट जो रशिया में नहीं होते, तो उसका आंसर होगा सही रशिया, क्योंकि हमसे पूछा था क्वेश्चन में कहाँ पर नहीं होते हैं ये अच्छी तरह डेवलप। नेक्स्ट है, द क्लाइमेट इज predominantly found beyond that of the equatorial region between 10 degree and 25 degree north and south of the equator। तो क्या अगर आपने क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी हो तो वो गलत थी। उसमें बोला गया था 10 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो पर सही आंसर क्या था, 10 डिग्री एंड 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर के यहाँ पे बीच में जो है प्रिडोमिनेटली फाउंड होते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ये। अगला है, द क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस एबिडेंट रेनफॉल सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। और गाइस अगर आपको क्वेश्चन की थर्ड स्टेटमेंट याद हो तो उसमें जो है यही सेम बिल्कुल लिखा गया है, बस वहाँ पे उन्होंने एक चीज लिखना भूल गए। इसकी एक कंडीशन भी होती है कि बट इट इज कंसर्टेड इन द हाई सन सीजन। तो जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही थी, बस वहाँ पे एक उन्होंने रीजन नहीं डाला। अगर वो आगे की लाइन जो है ये इट इज कंसर्टेड इन द हाई सन सीजन में पाए जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहती है। बट एक इस रीजन की वजह से जो है वो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गई थी। और अगला है, एज लोकेटेड नियर द इक्वेटर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है वो हमें इक्वेटर के पास मिलते हैं, तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस करता है वार्म काइंड ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो है वो वार्म काइंड ऑफ टेम्परेचर अनुभव करता है इक्वेटर के पास होने की वजह से। तो अगर पेपर में पूछ ले ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा इक्वेटर के पास पाया जाता है। और लास्ट है गाइज, और जो हमारी क्वेश्चन में जो लास्ट स्टेटमेंट थी जो कि गलत थी, उसमें ये बोला गया था द मानसून क्लाइमेट कंप्राइजेज हाई मीन एनुअल टेम्परेचर। और वहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो डी, उसमें बोला गया है स्मॉल मीन एनुअल टेम्परेचर, जबकि यहाँ चाहिए था हाई मीन एनुअल टेम्परेचर और अ स्मॉल एनुअल टेम्परेचर रेंज, और वहाँ पे बोला गया है हाई एनुअल टेम्परेचर रेंज। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट में जो उल्टा कर दिया, उसकी वजह से जो ऑप्शन डी था वो हमारा गलत हो गया था। सही स्टेटमेंट होनी चाहिए थी ये वाली। तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, which of the following are the major factors responsible for the monsoon type of climate in India? Select the correct answer using the code given। तो क्या हमें ये बताना है इनमें से कौन, हमें यहाँ पे 4 फैक्टर दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है मेजर फैक्टर है, या फिर मेजर फैक्टर हैं बहुत सारे हैं जो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट बनाते हैं इंडिया में। तो गाइस इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 3 एंड 4। तो गाइस जो ये चारों के चारों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो चारों के चारों फैक्टर है ये एक मेजर फैक्टर है जो इंडिया में मानसून, एक मानसून का तरह का क्लाइमेट बनाते हैं। तो पहला है लोकेशन, ये भी एक मेजर फैक्टर है। दूसरा है थर्मल कंट्रास्ट, ये भी एक मेजर फैक्टर है। और तीसरा है अपर एयर सर्कुलेशन, ये भी एक मेजर फैक्टर है। और चौथा और लास्ट है द हिमालयन माउंटेन्स।
तो ये चारों के चारों जो फैक्टर है, ये मेजर फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा ही गाइस आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बनाते हैं इंडिया में, तो उन्हीं चारों फैक्टर को जो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि वो कैसे कैसे जो है अफेक्ट करते हैं इंडिया में। तो मेरे को ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है कि लोकेशन कैसे इम्पैक्ट करती है इंडियन में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बनाने में, थर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, अपर एयर सर्कुलेशन कैसे करता है, द हिमालयन माउंटेन कैसे करता है, तो आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। बट जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो सिर्फ यही था कि कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो इंडिया में अफेक्ट करते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बनाने में। तो वो था लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन एंड द हिमालयन माउंटेन्स। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल नीनो। तो वैसे मैं बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अल नीनो के बारे में करेक्ट है, क्योंकि हमसे नीचे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है अल नीनो के बारे में। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सिर्फ सही है अल नीनो के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट अकर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। तो गाइस जो हमारा अल नीनो है, ये जो है क्लाइमेट पैटर्न है जो कहाँ पर पाया जाता है, हमें ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में हमें जो है अल नीनो पाया जाता है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, इट इज पॉजिटिवली अफेक्ट द इंडियन ओशन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा इट इज नेगेटिवली अफेक्ट द इंडियन मानसून। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट अकर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन दैट अफेक्ट्स वेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अल नीनो जो है ये वेदर को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, पूरे पूरे वर्ल्ड के वेदर को ये जो है अफेक्ट करता है अल नीनो। इट इज़ अ टेम्पोरेरी रिप्लेसमेंट फॉर द कोल्ड पेरू, मतलब कि ये जो है एक जो है टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है कोल्ड पेरू का, जो कि आमतौर पर फ्लो करती है अलोंग दिस कोस्ट, इसी कोस्ट के साथ जो है ये आमतौर पर बहती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, अल निनो इंक्रीज द सरफेस वाटर टेम्परेचर ऑफ द सी बाय 10 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली गाइस क्या होता है, अल निनो जो है बेसिकली क्या करता है, ये सरफेस के जो है टेम्परेचर को बढ़ाता है, और जो ला निनो होता है वो जो है सरफेस के टेम्परेचर को जो है कम करता है, मतलब कि जो अल निनो है ये जो है सरफेस के टेम्परेचर को गर्म करता है, और जो ला निनो है ये जो है सरफेस के टेम्परेचर को जो कम करता है, ना कि ठंडा करता है सरफेस को। और गाइस अल निनो है ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस से जो है वो उस सरफेस के टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर है उसको बढ़ा सकता है अल निनो। अल निनो अफेक्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर बियरिंग विंड्स फ्रॉम द कूलर ओशन टुवर्ड्स इंडिया, मतलब कि जो ओशन से जो मॉइस्चर ठंडी जो हवाएं आ रही होती हैं इंडिया की तरफ, उसको जो है वो अल निनो जो होता है वो रोक देता है। एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट, और इसी तरह जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है द समर मानसून, जो समर का मानसून होता है, इसकी वजह से जो है अल निनो की वजह से जो है वहाँ पे वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और ओवर मतलब कि 70% तक जो एनुअल रेनफॉल होती है, जो इंडिया में 70% तक जो एनुअल रेनफॉल होनी होती है, वो अल निनो की वजह से नहीं होती। 70% तक की जो रेनफॉल होता है वो अल निनो रोक देता है। और ये ऐसा भी माना गया है जो आज तक का सबसे बहुत ही गहरा गंभीर सूखा पड़ा था 1987 में। 1987 में इंडिया में वो सिर्फ अल निनो की वजह से ही ऐसा हुआ था, कि उस टाइम पे जो है अल निनो ने 1987 में इतना मानसून को इम्पैक्ट करा कि जो 70% एनुअल रेनफॉल थी उससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पे इंडिया में नहीं हो पाई थी, और इंडिया में सूखा पड़ा था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कूपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो गाइज जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है पेपर्स में, तो आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की लास्ट लाइन है ये जरूर पढ़नी है कि इसमें हमसे ट्रू पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया, फिर फॉल्स पूछा गया, फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो गाइस हम जैसे कि आप जानते हैं कूपन्स क्लाइमेट के यहाँ पे बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और कूपन क्लाइमेट में से गाइस हर बार पेपर्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 एंड 3। तो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कूपन क्लाइमेट के बारे में बिल्कुल सही है, और सेकंड गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कूपन क्लासिफाइड द टेरेस्टेरियल क्लाइमेट एज 5 मेजर टाइप, बिल्कुल सही है, 5 मेजर टाइप में जो है कूपन ने उसको क्लासिफाई करा है। थर्ड है कूपन डिड नॉट एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ सन एंड विंड्स, मतलब कि जो कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, मतलब कि जो कूपन की क्लासिफिकेशन थी उसने उसमें जो है नहीं एड्रेस करा इम्पैक्ट, मतलब कि जो सन और विंड का प्रभाव है उसमें उसने इसको नहीं ऐड किया। तो ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है।
और जो सेकंड स्टेटमेंट है, कूपन बेस्ड हिज क्लासिफिकेशन ऑन 4 पैरामीटर्स नेमली प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 नहीं, यहाँ पे 3 आना चाहिए था। प्रेशर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, प्रेशर को उसने इंक्लूड नहीं करा था। और ये 3 क्लासिफिकेशन जो है इसकी 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड थी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइज कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो गाइज ये एक जियोग्राफर थे जिनका पूरा नाम था व्लादिमीर कूपन। तो गाइज व्लादिमीर से आपको भी कुछ याद आ रहा होगा, काफी न्यूज में ये नाम, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, काफी न्यूज में चला है इनका नाम व्लादिमीर पुतिन। ये भी गाइज इनका नाम था व्लादिमीर कूपन, जो कि रशियन जर्मन जियोग्राफर थे जिन्होंने जो है कूपन क्लासिफिकेशन को इन्वेंट करा था, कूपन क्लासिफिकेशन दी थी। ये एक तरह गाइज वेजिटेशन बेस्ड एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन थी। ये जो है कूपन क्लासिफिकेशन एक वेजिटेशन बेस्ड एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन थी। हिज एम वाज टू डिवाइस फॉर्मूला दैट वुड डिफाइन क्लाइमेट बाउंड्रीज, और इनका जो एम था वो ये एम था कि वो एक फॉर्मूला ऐसा निकाले जो डिफाइन कर सके क्लाइमेट की बाउंड्रीज को। और जो गाइस ये कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन थी, ये पब्लिश हुई थी 1900 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है वो पब्लिश हुई थी 1900 में। अब कूपन काफी क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, और जो कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी उसमें बोला गया था 4 पैरामीटर्स में, तो इसकी वजह से वो गलत हो गई थी, क्योंकि जो कूपन की जो क्लासिफिकेशन थी वो 3 पैरामीटर पे बेस्ड थी। पहली थी एवरेज प्रिसिपिटेशन, सेकंड थी टेम्परेचर, और थर्ड थी नेचुरल वेजिटेशन। तो गाइज ये थी कूपर क्लासिफिकेशन जो 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड थी। और जो टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट था उन्होंने वो 5 मेजर टाइप में उनको डिवाइड करा था, जो आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे, टाइप ए, टाइप ई, टाइप सी एंड डी, टाइप एच, और ये टाइप बी। तो ये जो है टेरेस्ट्रियल क्लाइमेट को उन्होंने कुछ पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड करा था। अब गाइस पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ कूपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, लगी जो कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन थी उसकी कुछ कमियां वो क्या थी। तो पहली गाइस कमी है, डिड नॉट एड्रेस इम्पैक्ट ऑफ विंड एंड सन। तो गाइस जो कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उन्होंने उसमें विंड और सन के इम्पैक्ट को जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ये इसलिए से गाइस ये लिमिटेशन थी। सेकंड है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक ड्रॉट और कोल्ड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, मतलब कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं जैसे कि ठंड पड़ना, गर्मी पड़ना, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं क्लाइमेट चेंज के, पर उन्होंने जो है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और लास्ट है सिंबल सिस्टम अ बिट कॉम्प्लेक्स। और जो गाइज जो सिंबल सिस्टम है कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में, जैसे आप देख सकते हैं ये ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू, ये सारे जो है ये थोड़ा याद करने मुश्किल होते हैं, तो इनको भी जो है कंसीडर किया गया है कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन के रूप में। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। और हमसे पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करती है। तो हम बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। लेकिन द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ये भी अफेक्ट करती है इंडियन मॉनसून को। द तिब्बतन प्लेट्यू, ये भी अफेक्ट करती है इंडियन मॉनसून को। और द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर, ये तीनों के तीनों जो है अफेक्ट करते हैं इंडियन मॉनसून को। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम इन तीनों को जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो गाइज ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडियन मॉनसून को जो है अफेक्ट करते हैं। तो पहला है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। मतलब कि जो अलग अलग तरह की हीटिंग और कूलिंग होती है लैंड एंड वाटर पे, वो क्रिएट करती है लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया, जो कि एक फैक्टर है इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करने में। सेकंड है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर ओवर द गंगा प्लेन। मतलब कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट होता है समर में, कहाँ पर, गंगा प्लेन के ऊपर। तो वो भी जो है एक मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। हमारा थर्ड है, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। मतलब कि जो हाई प्रेशर एरिया है कहाँ पर, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में, जो कि 20 डिग्री साउथ है ओवर द इंडियन ओशन। ये भी जो है एक मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। और डी है, द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड ड्यूरिंग समर। लाइक जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो बहुत ही तेजी से जो है
हीट करता है समर के टाइम पे, विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। जो कि जो है एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर जो करंट होती है वो बहाता है, और जो लो प्रेशर एरिया को जो है वो कन्वर्ट करता है। इस ये भी जो है एक तरह का मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। और लास्ट है हमारा ई, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयंस एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। मतलब कि जो मूवमेंट होता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का और इसका प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये दोनों जो है स्ट्रीम, ये भी एक जो है मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करती है इंडियन मानसून को। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्ट मानसून इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो गाइस आपको बताना है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन है वो कौन से पीरियड में जो है वो मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर में गाइस हमें नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम विंटर मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब ये है जो विंटर मानसून, ये हमें अक्टूबर टू दिसंबर में देखने को मिलता है, जो ब्लो करता है लैंड टू सी। तो गाइस ये ब्लो करता है लैंड टू सी, और जो हमें अक्टूबर टू दिसंबर में देखने को मिलता है। अगला पढ़ते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड ओवर द साउथर्न स्टेट। मतलब कि इस फेज में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट होता है तो इस फेज में जो है कौन सी स्टेट में जो है हमें बारिश देखने को मिलती है। तो उन स्टेट का नाम है गाइज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, और इसके साथ साथ तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में भी हमें बारिश देखने को मिलती है जब नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट होता है। मतलब कि अक्टूबर टू दिसंबर में हमें इन स्टेट में जो है हमें काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। और गाइस लास्ट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके काफी चांसेस पेपर्स में पूछे जाने के। तो गाइस तमिलनाडु एक अकेली ऐसी स्टेट है जहां पर आधी से ज्यादा बारिश जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से होती है। तो तमिलनाडु जो है एक अकेली ऐसी स्टेट है जहाँ पे आधी से ज्यादा बारिश जो होती है पूरे साल में, जो वहाँ पे पूरी बारिश होती है, आधी से ज्यादा बारिश जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से होती है। एक तमिलनाडु एक ऐसी अकेली स्टेट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द मानसून। तो गाइज आपको इसका सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है एक प्राइमरी फैक्टर है जो मानसून को बनने में हेल्प करता है। तो गाइज इसका ये आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि ह्यूमिडिटी डिफरेंस भी एक प्राइमरी फैक्टर है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स ये भी एक प्राइमरी फैक्टर है, और एनुअल टेम्परेचर ट्रेंड्स ओवर लैंड एंड सी। तो ये गाइज तीनों के तीनों जो है प्राइमरी फैक्टर है जो मानसून को बनने में हेल्प करते हैं। तो गाइज इसके बाद थोड़ा और पढ़ते हैं। जो हमारी पहली लाइन है इसमें तो यही बताया गया जो मैंने आपको ऊपर बताया। उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइज जो हमारा मानसून है उसको यहाँ पे बोला गया है, मानसून इज अ लाइक अ जाइंट सी ब्रीज। मतलब कि जो हमारे समुद्र में बड़ी बड़ी हवाएं चलती हैं, बड़ी बड़ी हवाएं, उनकी उनको जो है हमारा मानसून की तरह बताया गया है। मानसून इज लाइक अ जाइंट सी ब्रीज। आप इसको और पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों बोला गया है मानसून को। तो अब आगे बढ़ते हैं। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हवा बढ़ती है, राइजिंग एयर लेट्स, जैसे जैसे हवा बढ़ेगी तो वो जो है क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, मतलब कि क्लाउड को बनाएगी, और फिर बारिश होएगी जिससे कि मानसून आएगा। तो ये भी एक कारण है जो मैंने ऊपर बताया था, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। और लास्ट है अ मॉनसूनल क्लाइमेट। अब मॉनसूनल क्लाइमेट को मार्क किया गया है एज अ ड्राई विंटर एंड वेट समर। ये हमने मॉनसून क्लाइमेट को जो है मार्क करा है। और अबाउट वन फोर्थ ऑफ द ग्लोब, मतलब कि एक चौथाई भाग जो है पूरी धरती का, पूरी अर्थ का, वो जो है एक्सपीरियंस करता है मॉनसून क्लाइमेट को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एट क्वेश्चन, यहाँ पे गाइस हमसे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर देना है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो गाइस हमसे असर्शन ये पूछा गया था, एन आईओडी कैन आइदर एग्रीवेट वीकन अ निनोज इफेक्ट ऑन द इंडियन मानसून। तो गाइस हमसे पूछा गया है आईओडी, मतलब कि इंडियन ओशन डिपोल। तो गाइस ये कह रहा है कि इंडियन ओशन डिपोल जो है या तो वो कम कर सकता है या फिर ज्यादा कर सकता है अल नीनो के इम्पैक्ट को। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, इफ देर इज अ पॉजिटिव आईओडी इट कैन ब्रिंग इन एम्पल रेन टू इंडिया डिस्पाइट एन अल नीनो। तो क्या हमसे ये बोला गया है, अगर एक पॉजिटिव आईओडी आता है तो वो जो है एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में एम्पल रेनफॉल जो है
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल लाता है अल नीनो की बजाय। मैंने आपको ऊपर बताया था अल नीनो होता है वो जो है इंडिया में रेनफॉल जो बारिश होती है उसको आने से रोकता है, वो क्योंकि वो जो है अपने साथ गर्म हवाएं लाता है जो कि वो बारिश नहीं होती जिसकी वजह से। पर जो आईओडी है ये जो है इंडियन ओशन डिपोल, ये जो है अल नीनो के प्रभाव को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। प्रभाव को कम कैसे करेगा? अगर आईओडी आ गया तो ये अल नीनो को रोक देगा, उन्हें गर्म हवा को रोक देगा और जिसकी वजह से जो है इंडिया में बारिश होगी। और इसको और अल नीनो के इफेक्ट को बढ़ाएगा कैसे? अगर आईओडी नहीं आया तो जो है अल नीनो आएगा और उस टाइम पे जो है सूखा पड़ेगा। तो इसका बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में। द इंडियन मानसून डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली अल नीनो एंड ला नीनो। तो हमसे बोला गया जो इंडियन मानसून है वो सिर्फ अल नीनो और ला नीना पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये आईओडी इंडियन ओशन डिपोल एंड अदर सच ओशन फिनोमिना पे डिपेंड करता है। हालांकि जो इंडिया का मानसून है वो सिर्फ अल नीनो या फिर ला नीना पे डिपेंड नहीं करता, ये आईओडी इंडियन ओशन डिपोल या फिर अदर फिनोमिना जो होते हैं हमारे ओशन में उन पे डिपेंड करता है। एन आईओडी कैन एग्रीवेट और वीकर द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो ऑन द इंडियन मानसून। अगर पॉजिटिव आईओडी होगा तो जो है बारिश ज़्यादा होगी, अगर नेगेटिव आईओडी होगा हालांकि नहीं आएगा तो बारिश कम होगी, उसकी जगह हमें अल नीनो को फेस करना पड़ेगा। If there is a condition of positive IOD, it can bring quite good rainfall to Indian despite an El Nino। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर पहले ही। और लास्ट पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द पॉजिटिव आईओडी। तो आपसे यहाँ पे ईयर के नाम ईयर पूछा सकते हैं कौन से ईयर में ऐसा हुआ था। द पॉजिटिव आईओडी इन द ईयर 2007 appeared together with ला नीना। तो गाइज ऐसा बहुत ही कम होता है जब आईओडी भी आए और ला नीना भी आए। तो ऐसा 2007 में हुआ था। और इससे पहले ये काफी गाइज रेयर मूवमेंट होता है जब ये दोनों साथ में आते हैं। गाइज यहाँ पे आईओडी और ला नीना की बात हो रही है, ना कि अल नीनो। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना अल नीनो और ला नीनो में। अल नीनो जो है ये बारिश को रोकता है और जो ला नीना होता है ये बारिश को लाता है। अल नीनो जो है ये टेम्परेचर को गर्म करता है और जो ला नीना होता है ये टेम्परेचर को जो है ठंडा करता है, कूल करता है। और आईओडी जो कि ये भी जो है ला नीना की तरह ही होता है, ये भी इंडिया में जो है बारिश को लाता है। आईओडी और ला नीना एक साथ आते हैं, ये काफी रेयर मोमेंट होता है। ऐसा 2007 में हुआ था और इससे पहले जो है ये इन ईयर 1967 में देखा गया था जब आईओडी और ला नीना जो है साथ में आए थे। तो आपसे ये ईयर पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री में जो है ऐसा कौन से ईयर्स में हुआ है जब ये दोनों साथ में आए हैं। तो एक 2007 में हुआ है और एक हुआ है 1967 में अभी तक। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंडियन मॉनसून। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है फैक्टर जो है वो इम्पैक्ट नहीं करता इंडियन मॉनसून को। हमने ऊपर पढ़ा इंडियन मॉनसून कौन से फैक्टर इसकी वजह से बनता है, कौन कौन इसको जो है अफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। अब क्वेश्चन आ गया है कि इनमें से कौन सा जो है इम्पैक्ट नहीं करता है इंडियन मॉनसून को। और अगर गाइज अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है और जो मैंने ऊपर के आपको क्वेश्चन बताए, अगर आपने उन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुना है या फिर पढ़ा है, तो आप इसका आंसर जो है सेकंडों में दे सकते हैं। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैनरी करंट। अगर गाइज मैं ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन ये पढ़ा है इसके बारे में कि कौन कौन से इंपैक्ट करते हैं, क्या क्या हेल्प करता है इंडियन मानसून को बनाने में, तो मैंने आप वहाँ पे कैनरी करंट का कहीं पर भी एक बार भी यूज नहीं करा। तो इसका यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सा जो है इम्पैक्ट नहीं करता इंडियन मानसून को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी, कैनरी करंट। मैंने आपको बताया था ऊपर अल नीनो के बारे में, जो कि अगर अल नीनो आता है तो सूखा पड़ता है, अगर नहीं आता तो बारिश आती है, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है इंडियन मानसून को। ऐसे ही ऑप्शन बी में आईओडी इंडियन ओशन डिपोल, अगर ये आता है तो अच्छी बारिश होती है, अगर ये नहीं आता तो अच्छी बारिश नहीं होती, तो ये भी अफेक्ट कर रहा है इंडियन मानसून को। और ऑप्शन सी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये पूरा बिल्कुल सेम ऐसे यही ऑप्शन जो ऊपर भी आया था जो बिल्कुल सही था, ये जो है अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। हमसे यहाँ पूछा गया था क्या इम्पैक्ट नहीं करता इंडियन मानसून को, तो हमने कैनरी करंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि ये इम्पैक्ट नहीं करती इंडियन मानसून को, इसलिए ये जो आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइज इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ डिटेल में नहीं है। वैसे आपकी नॉलेज, अगर आपको कोई नॉलेज बढ़ानी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं ईएनएसओ के बारे में, आईओडी के बारे में, या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के बारे में मैं ऊपर वैसे पढ़ा चुका हूँ, आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो गाइज कैनरी करंट ये जो गाइज फ्लोज ऑफ करती है वेस्टर्नली कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब कि जो ये जो है कैनरी करंट कहाँ पर मिलती है हमें, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। तो इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है इसका, नियर कैनरी आइसलैंड, तो ये इम्पैक्ट भी नहीं करेंगी इंडियन ओशन को, तो इसलिए जो है इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता ऑन इंडियन मॉनसून। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। टेंथ क्वेश्चन,
क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ टेम्परेचर में बेनिफिट विच ऑफ द कंट्रीज रीजन। तो वैसे हमें बताना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कौन सी कंट्रीज को जो है वो बेनिफिट देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रशिया एंड नॉर्दर्न यूरोप। तो गाइज क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो इन कंट्रीज को कैसे फायदा देगा, क्योंकि जो गाइज ये कंट्रीज हैं इसमें जो है यहाँ पे अगर हमारा जो क्लाइमेट चेंज होगा तो जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब गर्मी पड़ेगी। तो इससे जो है रशिया और जो नॉर्दर्न यूरोप है ये काफ़ी ठंडे इलाके हैं। यहाँ पे जो अगर आप रह रहे हो तो आपको रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप पानी पीना चाहते हो तो पानी वहाँ पे पीने से पहले जम जाता है। तो वहाँ पे जो लिवलीहुड है वो काफ़ी मुश्किल है। तो अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ पे थोड़ा गर्मी पड़ेगी, तो वहाँ के लोगों के लिए जो है रहना आसान होगा। बट अगर अगर आप सच में सोचो तो क्लाइमेट चेंज के जो है फायदे जो है बहुत ही कम है। आप अगर ढूंढोगे मुश्किल से आपको एक या दो फायदे मिल जाएंगे, बट क्लाइमेट चेंज के जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। और क्लाइमेट चेंज जो वर्ड है ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे, अगर आप खुद भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसमें एक हमारा ही बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो हम जितना भी हम व्हीकल का यूज़ करते हैं, जितना पोल्यूशन करते हैं, उसकी वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इससे जो है काफ़ी सारी जो स्पीसीज हैं वो डेंजर में चली गई है, उनका जो है ख़त्म होना अब तय हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि उन्हें जो ठंडा इलाका चाहिए तो उन्हें जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे वो गर्मी में नहीं रह पा रहे, और वो जो है अब ख़त्म होने वाले हैं। तो क्लाइमेट चेंज गाइज हमारे पूरे प्लेनेट पे हमारे पूरे प्लेनेट पे काफ़ी असर पड़ रहा है। और अभी हमने परसों मतलब कि 22 अप्रैल को हमने अपना वर्ल्ड अर्थ डे मनाया था, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। तो गाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप से पूछो कि मैंने पर्सनली अपनी प्लेनेट पे क्या इन्वेस्ट करा है। मैंने अपने प्लेनेट को सिर्फ मैंने क्या दिया है अपने प्लेनेट को। हम प्लेनेट ने हमें बहुत कुछ दिया रहने के लिए, सांसें दी अगर आप जितने भी साल के हो तो सिर्फ आप अगर जी रहे हो तो आप क्लाइमेट की वजह से जी रहे हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने अपने आप से पूछो कि मैंने अपने प्लेनेट में क्या दिया, मैंने क्या इन्वेस्ट किया। तो गाइज आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने आप से ऐसे पूछे, अगर कुछ नहीं किया तो प्लीज़ यही टाइम है अपने प्लेनेट में इन्वेस्ट करने का, अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, बचाने का, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देने का। तो यही टाइम है गाइज, करिए। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप गूगल पे सर्च करिए कि हम अपने क्लाइमेट को कैसे बचा सकते हैं। आप घर बैठे बैठे भी ये काम हो सकता है। आप गूगल पे सर्च करिए, अपने 10-15 मिनट जो अपने बिजी स्केड्यूल में से 10-15 मिनट निकालिए और सर्च करिए गूगल पे कि कैसे कैसे हम जो है क्लाइमेट को बचा सकते हैं। इवन 22 अप्रैल को अगर आपने कभी गूगल खोला हो तो गूगल ने जो है एक वीडियो के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी थी कि 90s में क्लाइमेट कैसा था और अब 2022 चल रहा है, अब क्लाइमेट कैसा है। मैं आपको बताऊं 1990 में, जो 90s में उन्होंने दिखाया था वीडियो में, जहाँ जहाँ पे बर्फ़ थी ना, आज आज के दिन जब वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ ख़त्म हो गई है। तो गाइस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं उसकी वजह से गर्मी पड़ रही है। तो ये काफ़ी एनिमल्स के लिए भी, ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि काफ़ी रेयर हैं, ऐसे अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी प्लानट के लिए अच्छा नहीं होगा। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे हो गया हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल, इनका हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं अगर आपको सच बताऊँ ना तो दिल्ली वैसे है तो बहुत छोटी सी, पर वहाँ पे इतनी सारी घूमने की जगह है ना, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इतने सारे ब्यूटीफुल पार्क्स हैं, मुझे पता भी नहीं था इनके बारे में। और अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आप प्लीज़ गूगल पे सर्च करिए, ऐसे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी दिल्ली में घूमने के लिए। बट इसमें घूमने की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें खास क्या है, दिल्ली में आधी से ज़्यादा घूमने की जगह, वो चाहे कोई ब्यूटीफुल पार्क हो, कोई भी अच्छा सा पार्क हो, कोई भी मोन्यूमेंट हो, मैंने आधी से ज़्यादा जगह जो है साइकिल पे घूमा हूँ। चाहे वो मेरे घर से 15-20 किलोमीटर, मैं 20-25 किलोमीटर तक भी गया हूँ सिर्फ जाने जाना। अगर आप जाना और आना जोड़ दे तो कम से कम भी 40 किलोमीटर के करीब बैठता है। आधी ज़्यादा मोन्यूमेंट्स, आधी ज़्यादा घूमने वाली जगह मैंने अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ जो है साइकिल पे ट्रैवल करा है। तो ये मेरा एक ये मेरा और ये मेरे फ्रेंड्स का जो है एक पर्सनल जो है ये इन्वेस्टमेंट हो गया टुवर्ड्स माय अर्थ। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, अच्छा हो सके आप भी घूमने जाइए, इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स ऑफ यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल यू कैन यूज योर साइकिल। क्योंकि साइकिल से कोई पोल्यूशन नहीं होता और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, एक्सप्लोर करिए कि हम कैसे कैसे अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। जितनी ज़्यादा हो सके ट्री प्लांटेशन करें और साइकिल का यूज़ करें, और अपने दोस्तों को बोलें, पेरेंट्स को बोलें। जहाँ पर नहीं हो सकता वहाँ पे हम मानता हूँ नहीं हो सकता, पर आप जहाँ पे कर सकते हैं, जैसे
हम जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर कहीं पे जाता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे साइकिल तक जा सकता हूँ और वहाँ से सामान भी अपने बैग के अंदर डाल के ला सकता हूँ, तो वहाँ पे साइकिल लेके जाता हूँ मैं, ना कि स्कूटी। या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल व्हीकल की जगह। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अगर आप खुद में लाएंगे तो आपको देख के जो है दूसरे लोग भी अपने आप में लाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू। और गाइज एट द एंड वीडियो के रिलेटेड बात करता हूँ, अगर वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को रिजॉल्व करने की।